वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप लोग? सब बढ़िया, सब मज़े में? सर हम लोग तो सब मज़े में हैं, लेकिन सर आप 2 दिन से कहाँ गायब हो गए थे? हमारा लेक्चर ही नहीं हो रहा था। तो बच्चों क्या है, एक थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गई थी। आपने देखा होगा कि पिछले लेक्चर्स में भी साउंड थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था, है ना? तो उसको वो इशू हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है, अब वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़े ऐप पे भी इशू आ रहे थे, तो ऐप का भी जो भी इशू है वो रिमूव हो गया है। अब ऐप भी पूरा फंक्शनल काम कर रहा है, अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा है। और प्ले स्टोर पे भी आ गया है, बहुत बच्चों ने डाउनलोड करके बैच ज्वाइन कर लिया है। तो जिन बच्चों ने डाउनलोड करके बैच ज्वाइन नहीं किया है, आप डाउनलोड कीजिए और बैच ज्वाइन कीजिए। प्ले स्टोर पे जाएंगे, रेजिलियंस एकेडमी के नाम से ऐप है, वहाँ ज्वाइन कीजिए। तो आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर भी है कि ये सब कुछ अब फंक्शनल हो चुका है, और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के ही लेक्चर्स अब आपको हर दिन रेगुलर आता रहेगा, ठीक है? और सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, केमिस्ट्री के भी रेगुलर आते रहेंगे दोनों के। और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि 12th के साथ साथ हम लोग 11th के भी लेक्चर्स डालना चालू कर रहे हैं मंडे से। तो जिन बच्चों का 11th खराब हो गया था, या फिर जिन बच्चों का 11th फिर से पढ़ना है, या जिन बच्चों ने 11th में हमारे पास पढ़ाई नहीं की थी, उन सही बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो आप 11th और 12th दोनों के अच्छे से लेक्चर आप प्रिपेयर करते जाइए, दोनों के ही हम लोग अब डालना चालू कर देंगे। अब आपके लिए ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए, अब हम लोग बिल्कुल अच्छे से फंक्शनल हो चुके हैं, और मैं भी बिल्कुल एक्टिव मोड में आ चुका हूँ। अब आप लोग भी बिल्कुल एक्टिव मोड में आ जाइए। अब एक दिन भी नहीं रुकना है, खूब पढ़ाई करनी है और धमाल मचाना है, ठीक है? एकदम फोड़ के आना है, एकदम अच्छे रिजल्ट लाने हैं और अच्छे रैंक लाने हैं, ओके? लास्ट ईयर भी हम लोगों के सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट हुआ था, जैसे रिपीटर्स लोगों के थे उनके सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट हो गए थे। अपना जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन से पहले ही उनके सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ही। तो इस साल भी आपके जो भी 12th के स्टूडेंट हैं, उन सभी के, या रिपीटर्स जो भी है, बच्चे जितने भी हैं, सभी के इस बार भी बहुत टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा हमेशा की तरह, और बहुत डिटेल में कंप्लीट होगा। और क्या करेंगे हम लोग, ऐप पे आपको वहां से जाके क्या करना रहेगा, मटेरियल डाउनलोड करना रहेगा, और आज से उसमें मटेरियल भी डालना चालू हो जाएगा। तो वहां से आप जाएंगे, उसमें थ्योरी रहेंगे, शॉर्ट एग्जाम्पल्स होंगे एक्स्ट्रा, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज और क्वेश्चंस होंगे, वहां से आप डाउनलोड कीजिए। शॉर्ट एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज और क्वेश्चंस आप वहां से कीजिए। जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछिए, और उसके भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके भी लेक्चर्स अपलोड करते जाएंगे, ठीक है? तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है, हम लोग बिल्कुल एक्टिव मोड में आ चुके हैं। अब आप लोग भी आ जाइए और एकदम पढ़ाई कीजिए, एकदम धमाल मचाइए और एकदम फोड़ के रिजल्ट लाइए, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला लेक्चर में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज, उसकी प्रॉपर्टी और यूनिट कन्वर्जन के बारे में। तो उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्चुअल बात कर लेते हैं पहले, ठीक है? क्योंकि अपना तो फंडा ही यही है पढ़ने का, कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ फील आनी चाहिए। तो चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। तो चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। हमने क्या लिखा बच्चों, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब ये हुआ, जहां भी चार्ज प्रेजेंट होगा वहां पे मास का प्रेजेंट होना जरूरी है। बात आई समझ में? ये कॉन्सेप्ट सर फील नहीं आया, और अपने को तो फील लेना है, तो चलो फील लेते हैं, आ जाओ। पहला एग्जांपल लेते हैं। क्यू मैंने किसके लिए डिनोट किया बच्चों, चार्ज के लिए। क्यू, यस, इसका मतलब चार्ज है, मास, यस, मास भी प्रेजेंट है। ये कैसा पार्टिकल होगा, एनी चार्ज्ड बॉडी, एनी चार्ज्ड बॉडी, या फिर इलेक्ट्रॉन, या फिर प्रोटॉन। देखो बच्चों, कोई भी चार्ज बॉडी होगा उसमें या तो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होगा या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, या तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन या फिर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तब भी मास होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया, प्रोटॉन्स तो है। बात आई समझ में? तो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन्स के कारण मास आएगा, और यदि निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण मास आएगा। तो डेफिनेटली यदि चार्ज प्रेजेंट है तो मास का प्रेजेंट होना जरूरी है ना? बात आई समझ में? चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। कुछ बच्चे बोले सर ये लो ऐसा कर देते हैं, चार्ज, नो चार्ज नहीं है, मास है। अब बताओ, चार्ज तो नहीं है लेकिन मास है, तो क्या होगा, एनी न्यूट्रल बॉडी। क्या आएगा, एनी न्यूट्रल बॉडी।
क्या न्यूट्रल बॉडी में चार्ज होता है? नहीं होता है मास्टर जी। फिर मास होता है? होता है। कैसे? ये लो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है सर। मास होता है? हाँ सर, मास तो होता है। और उसका मास किसके बराबर होता है बच्चों? प्रोटॉन के बराबर, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। थर्ड एग्जांपल लो मास्टर, चलो देखो, देखते हैं। चार्ज नहीं, मास भी नहीं, नहीं ले लेते। चार्ज भी नहीं है, मास भी नहीं है, ये क्या है? होता है कि ये क्या होता है? फोटोन। ये क्या होता है? फोटोन। फोटोन क्या होता है? इट इज स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। घबराइए नहीं, ये सब पढ़ेंगे। लाइट, इट इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज फोटोन। ना तो उसमें मास होता है, नहीं चार्ज होता है। अच्छा, सपोज लाइट पार्टिकल्स, ठीक है ना, तो उसमें ना तो मास है, नहीं चार्ज है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। देखिए लास्ट देखते हैं, चार्ज है, ठीक है, और मास नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। इसको क्या है? नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि चार्ज प्रेजेंट और मास नहीं हो, क्योंकि चार्ज प्रेजेंट होगा तो बच्चों क्या होगा? या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो प्रोटॉन होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हुआ तो मास आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें फील आ गई, फील आई समझ में आई आपको? तो क्या है अपने को फील कि भाई चार्ज जब भी होगा तो मास का प्रेजेंट होना जरूरी है, बिल्कुल लाजमी है या नहीं है? तो चलो आगे देखते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हमें क्या पढ़ना है? एक्चुअल में आज का लेक्चर हमारा किस पे बेस्ड है? मेथड्स ऑफ चार्जिंग और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। सर ये कंडक्टिविटी क्या होता है, एक बार बता दो हमको जरा। बिल्कुल बताएंगे। कंडक्टिविटी वो होता है कि जैसे मान के चलो आपके पास, अभी लॉजिक ज्यादा नहीं लगा रहे, मतलब बेसिक सिंपल वे में समझते हैं। आपके पास डिफरेंट मटेरियल है, ठीक है, जैसे कॉपर वायर है या फिर एल्युमिनियम वायर है, एक प्लास्टिक का वायर ले लो। आपने घरों में देखा होगा, आपके जो वायर्स होते हैं उसको कभी कट करना तो बीच में क्या दिखता है आपको? कॉपर रहता है या तो एल्युमिनियम होता है। कभी देखा है कि बीच में प्लास्टिक होता है? नहीं होता है। यदि प्लास्टिक होता तो क्या होता? क्या उसमें से करंट फ्लो करता? नहीं फ्लो करता। तो कॉपर और एल्युमिनियम में से करंट क्यों फ्लो किया? या किसी मेटल में से क्यों करंट फ्लो करता है? आयरन में से भी कर सकता है। तो वो क्या होते हैं, मेटल्स या फिर कंडक्टर्स क्या होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो चार्ज कैरियर्स बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है, या एनर्जी कैरियर्स। वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेकर जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जीज को। तो कंडक्टिविटी शो करती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी मटेरियल डिफरेंट तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जो कंडक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से शो करेंगे, कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जो कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी मटेरियल 3 टाइप्स के होंगे, ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। लेकिन इस चैप्टर में बच्चों हम लोग यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंट चैप्टर पढ़ना है अपने को, ठीक है, 12th अपना चैप्टर है। तो अभी हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे? कंडक्टर और इंसुलेटर पे। आई बात समझ में? ओके चलो, तो अब हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी मटेरियल्स दो, और कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला क्या आ गया बच्चों? कंडक्टर। ये क्या आ गया? कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर क्या होता है? मटेरियल whose electrons are loosely bound with atoms or molecules, या फिर बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, वही इजीली मूव कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स क्या होंगे? अभी अभी बताया था हमने आपको,
ऐसे मटेरियल्स क्या होंगे? कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? लूजली बाउंड हो, या फिर क्या हो वो? मॉलिक्यूल्स या एटम्स के साथ लूजली बाउंड हो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव हो। तो ऐसे मटेरियल्स क्या हो जाएंगे? कंडक्टर, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, या एनी मेटल्स। एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप, कॉपर, एल्युमिनियम, या फिर एनी मेटल एक्सेट्रा। ठीक है, अब यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंसुलेटर, क्या है? इंसुलेटर। तो इसका अपोजिट हो जाएगा सीधा सीधा। क्या होता है? अपने हिसाब से लिख सकते हो, लिखो साथ में लिखते चलो। मटेरियल whose electrons are tightly bound with atoms or molecules, ठीक है, are known as insulator। तो इंसुलेटर में क्या क्या हो जाएंगे एग्जांपल्स इसके? रबड़ है, प्लास्टिक है, एटसेट्रा। अब जरा देखिए, कभी कभी एक कॉन्सेप्ट पॉइंट, नोट पॉइंट लिखा देता हूं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही कम संख्या में कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं ये इंसुलेटर में। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। इफ few electrons are free to move, then such material are known as dielectric material। बस इसको ध्यान में रखिए आप। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस यहाँ पे आपको एक नोट पॉइंट दे दिया मैंने आपको। इफ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन सच टाइप ऑफ इंसुलेटर, ऐसे इंसुलेटर को क्या बोलते हैं हम लोग? अलग से नाम दे दिया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो आए बच्चों समझ में? थोड़ी फीलिंग आई, मजा आया? ठीक है, तो यदि कोई डाउट हो तो पूछते जाना आप लोग, ठीक है? नोट करो, ओके, पॉज करो, नोट करो, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिल के रास्ते में कैसे ठोकर मैंने खाई, टूटे ख्वाब सारे। हाँ सर, ये क्या गाना वाना गाते रहते हो आप? बिल्कुल सही भाई, गाना वाना गाते रहना चाहिए, एंजॉय करके पढ़ना चाहिए, टेंशन मत लो, नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है? हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, कहाँ पे थे हम लोग? तो ऐसी वैसे बातों के चक्करों में आप लोग ना बढ़े, ठीक है? ये ध्यान रखें आपको कि आपको 1 साल, जो लोग 12th में और जो 11th में हैं उनको 2 साल, बिल्कुल पेशेंस रखना है। कहीं भी आप इधर उधर चक्करों में ना पड़े, पढ़ाई करें, अदरवाइज आपका रिजल्ट खराब होना डेफिनेटली तय है। आपको करना वही है जो मैं आपको बोलूंगा, जितना बोलूंगा उतना ही करना है, उसी तरह से स्टडी करनी है। मैं आपको रेगुलर बताता रहता हूँ किस तरह से पढ़ाई करनी है। जिस तरीके से स्टडी करके हम लोग, मैंने अपना जेईई एडवांस में रैंक क्रैक किया है, क्लियर किया है, उसी तरीके से आप लोगों को भी पढ़ाई करनी है, ठीक है? आपके सभी फैकल्टीज यहाँ पे जेईई एडवांस क्वालिफाइड है, तो वो अच्छे से गाइड करेंगे, क्योंकि उनका खुद का एक्सपीरियंस है क्वालिफाई करने का। तो आपको जिस तरह से बताया जाता है, जिस तरह से पढ़ाई कराया जाता है, उसी तरह से आपको पढ़ाई करनी है। आपको इन बातों का टेंशन नहीं लेना है कि कैसे करना है, क्या करना है। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप अपने फैकल्टी से कंसल्ट कीजिए, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा, ठीक है? और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन में पढ़ाई करेंगे नहीं होगा, पूरा फुल एंजॉय करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है? आइए आगे कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं। हमें पढ़ना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो कंडक्टर पे भी हो सकता है, इंसुलेटर पे भी हो सकता है, तो क्या दोनों के बारे में आप बता दीजिए? बिल्कुल बताएंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बारे में बताएंगे। तो जरा देखिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर पे भी हो सकता है और इंसुलेटर पे भी हो सकता है, या फिर इसको हम लोग नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं। तो देखिए, कंडक्टर जो है ये भी सॉलिड हो सकता है और हॉलो हो सकता है। तो ये हमने ले लिया हॉलो कंडक्टर और ये सॉलिड कंडक्टर, ठीक है? इंसुलेटर भी दोनों हो सकता है।
इंसुलेटर भी क्या हो सकता है बच्चों, हॉलो, और ये क्या हो सकता है, सॉलिड। तो चलिए देखते हैं, यदि मैंने कंडक्टर हॉलो या फिर सॉलिड लिया तो क्या होता है। कंडक्टर की एक बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है कि कंडक्टर पे कोई भी आप चार्ज डालेंगे, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, जो भी आप चार्ज क्रिएट करेंगे उसमें सभी चार्ज कहां चले जाते हैं, इसके आउटर सरफेस पे चले जाते हैं। यदि मैंने हॉलो कंडक्टर ले लिया किसी भी शेप का, कोई जरूरी नहीं कि मैं स्फीयर लूंगा और ये यूनिफॉर्म हो, कोई भी इरेगुलर शेप भी हो सकता है, ठीक है, या तो हॉलो होगा या तो सॉलिड होगा। तो यहाँ पे मैंने एक हॉलो स्फीयर ले लिया और दूसरा सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब इसके विद इन द बॉडी चार्ज, विद इन द बॉडी मटेरियल है। आपने इसे बहुत सारा चार्ज दिया, सपोज मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया इसके ऊपर, तो क्या होगा, अंदर तो मटेरियल है ही नहीं, अंदर तो मटेरियल है ही नहीं। अब मटेरियल है नहीं, अभी अभी आपने पढ़ा सर जहां भी चार्ज प्रेजेंट होगा वहां मटेरियल का होना जरूरी है। तो बोला कि सर हॉलो में तो मटेरियल अंदर है ही नहीं, जो भी आप चार्ज दोगे वो कहां चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है। आप ऐसे इमेजिन करो, एक स्फेरिकल बॉल है आपके पास, ठीक है, उस पर आप कोई भी कितने भी चार्ज देते जाओगे वो कहां चला जाएगा, टोटल उसके स्फेयर पे चला जाएगा। बात आई समझ में। अब आप इधर भी दें, कहीं भी देंगे तो सभी चार्ज कहां चला जाएगा, इसके आउटर सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर सॉलिड में यदि हमने चार्ज दिया तो इसमें भी क्या आउटर सरफेस पे जाएगा, बिल्कुल आउटर सरफेस पे ही जाएगा कंडक्टर में। बोलोगे सर अंदर तो मटेरियल था, अंदर मटेरियल था फिर भी अंदर चार्ज क्यों नहीं रहा कंडक्टर में, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सपोज आपने 4 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किए, सपोज कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, और ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। बोलोगे सर सॉलिड स्फीयर है, अंदर तो मटेरियल है, और जहां मटेरियल होता है वहां पे हम लोग चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं आप, चार्ज यहाँ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ चार्ज क्रिएट करेंगे तो कंडक्टर में बच्चों आपने अभी पढ़ा इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री टू मूव, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहां से आके इसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहां से आके, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा न्यूट्रलाइज कर देगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर से आके न्यूट्रलाइज। तो हर तरफ से ये इलेक्ट्रॉन्स आके इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से न्यूट्रलाइज करेगा इसको, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करेगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई, तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव किया तो यहां एक पॉजिटिव चार्ज, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव किया तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहां से इलेक्ट्रॉन एक मूव किया तो यहां पॉजिटिव चार्ज। तो फाइनली आपने देखा बच्चों कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए पॉसिबल थे, इसलिए ये सभी चार्ज कहां पे क्रिएट हो गए, फिर से आउटर सरफेस पे चले गए। बोलेंगे सर यदि मैंने इसके अंदर निगेटिव चार्ज क्रिएट करता, ये लो 4 निगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिए, यदि 4 निगेटिव चार्ज क्रिएट करता मैं तो क्या होता, बोलते सर फिर क्या होता, बिल्कुल क्या होता है, देख ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री टू मूव, लूजली बाउंडेड है। तो क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा, जरूर होगा सर। तो ये रिपल्सन होने के कारण क्या इलेक्ट्रॉन्स अंदर ही रहेंगे, नहीं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे, यहां पे ये आउटर सरफेस पे चला जाएगा। तो क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों, क्या फील आई तुम्हें, बिल्कुल सर बिल्कुल आई फील। अब जरा देखो कंडक्टर में हॉलो हो या सॉलिड हो, चार्ज तो कहां जाएगा, चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे ही जाएगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बना लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में भी हॉलो होगा, तो हॉलो में ये लीजिए हॉलो, यदि इंसुलेटर हॉलो है आपने जितना भी चार्ज दिया तो वो सभी आउटर पे ही जाएगा, क्यों, क्योंकि अंदर तो मटेरियल ही नहीं है, अंदर मटेरियल ही नहीं है। जब अंदर मटेरियल नहीं है तो चार्ज कहीं जा ही नहीं सकता। दूसरा हमने क्या लिया, सॉलिड है, सॉलिड का मतलब है सर ये तो अंदर मटेरियल है, ये तो अंदर मटेरियल है, आपने इस पे चार्ज क्रिएट किया, बहुत सारा चार्ज क्रिएट किया, लेकिन ये चार्ज कहीं भी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, बोले सर इसमें रिपल्सन नहीं होता, होता है लेकिन ये फ्री टू मूव नहीं है। तो इसमें चार्ज क्या होगा, पूरे इंटायर बॉडी पे चार्ज रह जाएगा, जहां भी आप क्रिएट करोगे वहां पे ये चार्ज रह जाएगा, ये जल्दी मूव करता नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता, दोनों पॉजिटिव है, सेम चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, करेगा रिपेल, लेकिन ये आउटर सरफेस पे नहीं जाता है,
ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स भी रखेंगे वो भी मूव करके आउटर सरफेस पे नहीं जाता। अब बोलोगे सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स आके इसको न्यूट्रलाइज क्यों नहीं किया? नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर में फ्री टू मूव नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई? यदि इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते तो जिस तरीके से कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स यहां से आके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया था, उसी तरीके से यहां से इलेक्ट्रॉन्स आके इसको क्या करता? न्यूट्रलाइज कर देता। लेकिन ऐसा इंसुलेटर में पॉसिबल नहीं है बच्चों। इसीलिए इंसुलेटर में क्या होगा, विद इन द बॉडी एंटायर वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। बात आ गई समझ में? हाँ सर बिल्कुल आ गई समझ में, तो मजा आ गया पढ़ने में, बिल्कुल आएगा। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इस कॉन्सेप्ट के बाद और कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। जरा लॉजिकली सोचो कि एक यहाँ पे प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन एग्जांपल दे दो कि मान के चलो एक मेटल स्फीयर है। ये क्या है? मेटल स्फीयर, और इसके अंदर एक सुंदर कन्या खड़ी है। सुंदर कन्या मतलब? सुंदर कन्या मतलब क्या होता है भाई? भाई सर हाथ आपने बहुत बढ़ा दिया। सुंदर कन्या का मतलब है गर्ल, ठीक है, एक गर्ल इसके अंदर खड़ी है, ठीक है। अब ये जो स्फीयर है ना, ये हॉलो स्फीयर है, लेकिन ये कैसा है? मेटल है, मेटल हॉलो स्फीयर। और क्या किया आपने? इस पे बहुत सारा चार्ज आपने डाल दिया, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी, बहुत सारा चार्ज आपने इसके ऊपर डाल दिया। तो क्या होगा? क्या इसको झटके फील होंगे? या फिर आपने क्या किया, एक वायर इधर से जोड़ दिया और इसमें से बहुत सारा चार्ज आप फ्लो कर रहे हो। अभी करंट की बात नहीं करेंगे, अभी चार्ज की बात करेंगे, चार्ज फ्लो की बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारा चार्ज फ्लो कराया आपने, क्या इसको झटके लगेंगे? जरा बोलो बोलो बोलो, झटके लगेंगे? हाँ, किसने हाँ बोला? ठीक है, घूसा मारूंगा, भैंसों के साथ कुंड में जाके गिरोगे। इधर देखो ध्यान से, भाई इसको झटके क्यों लगेंगे? नहीं लगेगा ना। अभी अभी आपने पढ़ा कि सर जब कंडक्टर होगा, अभी अभी आपने पढ़ा सर कंडक्टर जब होगा तो चाहे वो हॉलो या सॉलिड हो, ये कहाँ जाएगा? सभी चार्ज आउटर सरफेस पे। जैसे ही चार्ज आप इस पे पास करोगे, बहुत सारा चार्ज, तो ये आउटर सरफेस से फ्लो हो जाएगा ना, इसको झटका क्यों लगेगा? नहीं लगेगा, कोई झटका नहीं लगेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब कुछ भी सोच समझ के बोलना फिजिक्स में, ठीक है, ये बायोलॉजी नहीं है, ध्यान दो। अब जरा समझते हैं लॉजिकली कि आपने देखा होगा कि जैसे एक और प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देता हूं एग्जांपल। जैसे आप कार पे जा रहे हो, मान लिया हमने कार की पूरी बॉडी क्या है? मेटल की है, अपर बॉडी मेटल की है, और आपने सुना होगा कि सर बिजली कड़क गई, ठनका गिर गया आसमान से, ठीक है। तो होता क्या वो एक्चुअल में, अचानक से बहुत सारा चार्ज अर्थ की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में। यदि आप कार की बॉडी पे कार के अंदर बैठे हुए हो तो क्या होगा? कार की बॉडी तो क्या है? मेटल है, बारिश हो रही है, कार की बॉडी मेटल है, अचानक से ठनका गिरा या बिजली कड़की, उसका मतलब ये होता है कि अचानक से बहुत ही अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्ज क्या होता है? फ्लो होता है नीचे की तरफ से। यदि फ्लो करके वो क्या आ गया? कार की बॉडी, यदि कार की बॉडी क्या है? मेटल की है, तो इसके अंदर कोई भी बैठा हुआ यदि है, ठीक है, हाँ सुंदर कन्या ही बैठी है, कोई बात नहीं, देखो। तो यदि इस पे बहुत सारा चार्ज आके इस पे गिर गया, ठीक है, बहुत सारा चार्ज, तो ये क्या होगा? इसके आउटर सरफेस पे चले जाए। क्या अंदर में बैठे हुए लोगों को झटके लगेंगे? नहीं होंगे फिर। तो ये प्रैक्टिकल है, डेली लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, ठीक है। बात आई समझ में आपको? एक और कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं यहाँ पे, हम लोगों के डेली लाइफ से ही जुड़ा हुआ है वो भी। सपोज आपके घरों में कोई कंप्यूटर या थोड़ा सा खराब हो गया, या मान के चलो रेफ्रिजरेटर है आपका, फ्रिज है, उसका थोड़ा सा एक पोर्शन बनाता हूं, वो खराब हो चुका है, सपोज सामने से ऐसा ही दिखेगा वो, ठीक है, पूरा पोर्शन नहीं बना रहा मैं। तो ये फ्रिज है आपका घर में, ये थोड़ा सा खराब हो गया, ठीक है। आपने घर में गया, कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ये शार्प एज है ना, ये कॉर्नर पे, यहाँ पे आपको जोर से झटके फील होते होंगे यदि आपका अप्लायंस खराब है। इस बॉडी पे आप यहाँ टच करते होंगे तो कभी झटके फील नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे जोर से झटके फील होते हैं। क्यों ऐसा होता है?
अब और समझते हैं इसको, और थोड़ा सा फील लेने की कोशिश करते हैं, विजुलाइज करते हैं। चलो, आपने कभी देखा होगा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह में, या फिर सर गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स वगैरह में, या फिर किसी अपार्टमेंट वगैरह में, तो देखा होगा आपने क्या करते हैं, वो टेरेस पे जाके आप कभी देखना वहां पे बहुत सारे स्पाइक लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है, ये कॉपर का होता है, इस तरह से लगे रहते हैं, और इसमें से कॉपर वायर ले जाकर बिल्कुल नीचे क्या कर देते हैं, ग्राउंड में इसको लेके चले जाते हैं, ग्राउंडिंग कर देते हैं। ये इतना नुकीला स्पाइक क्यों रखा जाता है? यहाँ पे फ्लैट कॉपर का सीट लगा सकते थे ना, क्यों नहीं लगाई? इतना नुकीला स्पाइक क्यों रखा गया? तो जैसे ही आसमान से बिजली कड़केगी या ठनका गिरेगा, मतलब बहुत सारा चार्ज एक बार में फ्लो करना चाहेगा, तो वो सभी चार्ज ये जो स्पाइक है इस पे आके अटैक करेगी, इस पे आ जाएगा, ठीक है। वो सभी चार्ज जितना फ्लो होगा इस शार्प एजेज पे आके वो एक्युमुलेट हो जाएगा, और ये इसको क्या करेगा, फटाफट लेके नीचे की तरफ क्या करेगा, फ्लो कर देगा। पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा और अर्थ में चला जाएगा, या फिर निगेटिव चार्ज आया तो निगेटिव चार्ज इधर से चला जाएगा अर्थ में। अब ये देखेंगे कि निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जब पॉजिटिव रहेगा तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन एक्चुअली निकलता है। तो इसकी अर्थिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग अलग से समझेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन इतना तो समझ में आया कि सर ये जो है ना, ये नुकीला स्पाइक होगा तो यहाँ पे चार्ज का एक्युमुलेशन ज्यादा होगा, क्योंकि विद इन द बॉडी हमें उतने झटके नहीं फील होते, लेकिन यहाँ पे ज्यादा जोर से झटका फील होता है। या फिर आप कंप्यूटर या लैपटॉप के जो यूएसबी पोर्ट होते हैं, ठीक है, उसके देखना उसके नुकीले पॉइंट पे जोर से झटका लगता है। तो ये सभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन कभी सोचा नहीं। तो अब 11th में इन सभी चीजों का जवाब है। तो शार्प एजेस पे क्या होता है, एक्युमुलेशन ज्यादा होता है चार्ज का, या फिर लोकलाइजेशन भी बोलते हैं हम लोग। तो मैंने एक ऐसे आर्बिट्रेरी शेप का एक बॉडी बना दिया, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा है ये पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा शार्प है, नुकीला है, तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा डालेंगे रहेगा, और इधर चार्ज की का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो शार्प एजेस पे आप देखिए कि यहाँ पे चार्ज ज्यादा है। अब इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में कैसे हम लोग इसको लिखते होते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक क्या बनाते हैं बच्चों, एक रेडियस ड्रॉ कर, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ का सर्कल देखिए क्या है, बहुत छोटा है, और यहाँ का सर्कल यदि हम लोग देखेंगे इस सरफेस पे तो सर्कल बहुत बड़ा आएगा। इसका रेडियस मान लीजिए क्या है, R2, और इसका रेडियस कितना है, मान लीजिए R1। तो R1 क्या आएगा, छोटा होगा किससे, R2 से, डेफिनेटली, बात आई समझ में। तो हमें ये दिखागा कि जहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर, सरफेस के हर एक पॉइंट पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जिस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, वहां पे चार्ज ज्यादा आएगा, और जहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा वहां पे चार्ज कम आएगा। जो बोला चमका क्या, बात आई समझ में? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, आया नहीं आया समझ में? चलो ठीक है। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज इज inversely proportional to localization of charge is inversely proportional to radius of curvature। तो बात आ गई समझ में, फील आया, ये सभी चीजें समझ में आ गई कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बाहर कब होगा, विद इन द बॉडी कब होगा, और ये सभी चीजें, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, इस तरह के शार्प एजेस पे क्यों हमें इतने झटके लगते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको फील आ गई होगी। चलिए फटाफट नोट कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी, तो सर पहला चार्ज डेंसिटी क्या होता है, बताओ बताओ। ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, लैम्डा। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, लैम्डा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, चार्ज अलोंग लेंथ। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होता है, अलोंग द लेंथ। तो ये कैसी बॉडी आएगी, एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए आप, जैसे यहाँ बनाता हूं मैं आपको, देखिए एक वायर है, वायर पे अपने बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दिया, तो कैसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल सर
सर ये आपने क्या सर्कल क्यों बना दिया, स्फीयर? नहीं नहीं बच्चों, ये क्या है, रिंग है। तो लॉजिकली सोचो, मेरे पास एक बहुत बड़ा सा वायर था, उसको हमने क्या किया, टर्न करके एक रिंग बना दिया। तो क्या ये सर्कल हो गया? सर्कल तो हुआ, लेकिन ये स्फीयर नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि ये स्फीयर है। स्फीयर का मतलब है एक बॉल, बॉल को देखिए वो क्या है, स्फीयर है। और हाथ में जो आप कड़े पहनते हैं वो क्या है, रिंग है। उस कड़े को यदि काट के आप उसको फ्लैट कर देंगे तो क्या दिखेगा, वायर दिखेगा ना। तो उसको वायर जैसा ही कंसीडर करना है। तो ये वायर जैसा है, बस ये सर्कल किया हुआ है, तो इस पे भी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अलोंग द लेंथ ही हो रहा है बच्चों। तो इसको भी हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। और लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, कूलम्ब पर मीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लीनियर चार्ज डेंसिटी के बाद आएगा एरिया चार्ज डेंसिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, सिग्मा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ऑब्वियस है, लीनियर चार्ज डेंसिटी अलोंग द लेंथ। एरिया चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, विद इन द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद इन सरफेस या ऑन द सरफेस। सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो यहां पे सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया कैसा एरिया, सरफेस वाला एरिया, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा इसका बच्चों, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया, एरिया में मीटर का स्क्वायर। तो चलिए इसमें एग्जांपल्स दो मास्टर, फटाफट बिल्कुल देंगे। चलिए इधर देखते हैं। तो सरफेस पे अभी अभी आप ये एग्जांपल आप खुद भी लिख सकते हो, सोचो सोचो क्या होगा। सरफेस पे स्फीयर, स्फीयर में कैसा स्फीयर होगा, देखो यदि हमने मेटल लिया, मेटल या फिर समझ लो कंडक्टर लिया, तो कंडक्टर में मैं सॉलिड लूं या फिर हॉलो लूं, भाई सर कोई भी ले सकते हो, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि सर सॉलिड लेंगे या हॉलो लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ जाता है बच्चों, सरफेस पे ही जाता है सर, बिल्कुल सही, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसमें शेप कौन सा लेंगे, शेप तो कोई सा भी ले सकते हैं। सपोज क्या ले लिया हमने, स्फीयर ले लिया, ठीक है, सिलेंडर ले लिया, कोई भी शेप ले सकते हैं, शेप में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बच्चों। हाँ, यदि यहाँ पे लॉजिकली समझिए, यदि यहाँ पे इंसुलेटर होता तो ओनली क्या लेना पड़ता मुझे, हॉलो। शेप कोई सा भी, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, या कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का हम लोग ले सकते हैं। चाहे तो आप इस तरह से एग्जांपल्स बना भी सकते हैं, अभी बना ही लिया ऑलरेडी आपने, इससे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से। तो ये इसके सरफेस पे चला गया, बोलो सर ये वो रिंग और ये एक ही जैसा दिखने में लग रहा है, नहीं बच्चों एक जैसा नहीं है, ध्यान से समझिए। ये रिंग जो है वायर को हमने टर्न करके बनाया था, और ये स्फीयर है, या तो सॉलिड या तो होलो, या फिर एक सिलेंडर है, ठीक है, या तो सॉलिड या तो हॉलो। किस केस में, कंडक्टर के केस में। इंसुलेटर के केस में हॉलो रखना पड़ेगा। तो ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, बोलोगे सर ये तो लेंथ के अलोंग ही दिख रहा है, नहीं नहीं बच्चों, ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये क्या है, 3D में है। एक स्फीयर के लिए हमेशा आप एक बॉल आप सोचिए, जब भी स्फीयर का बात है तो आपके ध्यान में आना चाहिए बॉल, क्या आना चाहिए, बॉल, ठीक है। तो बॉल यदि आप देखेंगे तो क्या उसके 360 में चारों तरफ होगा डिस्ट्रीब्यूशन। 3D में यदि आप देखें, इस तरह से बॉल है, इस तरह से बॉल है, तो क्या इसके चारों तरफ, इस तरह से यदि बॉल है, इसके चारों तरफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पूरे इंटायर सरफेस पे आएगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और यदि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, बताओ 4 पायर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4 पायर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे यूनिट में चार्ज का कूलम आ जाता है और एरिया का मीटर स्क्वायर। क्या बात है समझ में, जो बोला चमका क्या, चलो लिखो, ठीक है, पॉज करो, नोट करो। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। अरे वो दाढ़ी वाले मास्टर, पढ़ाओ क्या गाना गा रहे हो, बिल्कुल पढ़ाएंगे। ये देखो थर्ड आ गए, थर्ड में क्या है अपना,
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रो से। इसको कैसे पढ़ेंगे? RHO, रो। तो इसमें क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें पूरी की पूरी बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद इन इंटायर बॉडी या फिर विद इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो जरा देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट क्या हो जाएगा, कूलॉम पर मीटर क्यूब। ठीक है, बात आई समझ में? अब इसमें सर क्या होगा, एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या आएंगे, कोई भी इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर जो कि क्या है, सॉलिड है, इंसुलेटर या फिर डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होंगे, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, सॉलिड। यदि हॉलो हुआ तो बिल्कुल बाहर चला जाएगा। ठीक है, सॉलिड में क्या होगा, विद इन द बॉडी, जैसे चार्ज का, ये ऑलरेडी हमने ये सब एग्जांपल्स ले रखा है, क्या कि ये लल्लू लल्लू वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत आसान है, फटाफट आपको आता होगा। तो इसलिए आपने देखा होगा एक बेसिक, यदि आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो बच्चों देखो आराम से आप खुद कर पा रहे हो। ठीक है, तो लिनियर चार्ज डेंसिटी ये होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये होगा, बहुत आसानी से आप कर पा रहे हो। और इसके एग्जाम्पल्स आप सोच पा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से आप सोच पा रहे हो, क्योंकि इसके आपके जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है, उसकी फीलिंग आ चुकी है आपको। तो हमेशा आपको इसी तरह से फील लेके फिजिक्स पढ़ना है। तो तीनों तरह के चार्ज डेंसिटी अब आप पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, क्यों हम लोग चार्जिंग करते क्यों हैं? हर बॉडी तो चार्ज है नहीं, अपने पास कुछ बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, और कभी जरूरत होती है हमें उस बॉडी को चार्ज करने की, तो हम लोग कैसे चार्ज करेंगे? तो डिफरेंट तरीके का मेथड होता है। मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी, मुझे इस बॉडी को चार्ज करना है, तो मैं कोई दूसरी बॉडी लेके आऊंगा जो पहले से क्या है, चार्ज, और इसकी हेल्प, या फिर चार्ज है या फिर अनचार्ज है, इसकी हेल्प से मैं इस बॉडी को चार्ज कर सकता हूं। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके का मेथड होता है। तो हम लोग आइए पढ़ते हैं चार्जिंग। तो चार्जिंग क्या हो जाएगा, तो इसमें डायरेक्ट मेथड भी है, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का मतलब है इसमें दो बॉडी क्या आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे। डायरेक्ट मेथड का मतलब है इसमें दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगे, और इनडायरेक्ट मेथड का क्या मतलब है, इसमें दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तो ये क्या होगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसमें ऑब्वियस है मटेरियल क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्शन लिखा है। और यहां क्या आएगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में एटलीस्ट वन बॉडी क्या होनी चाहिए बच्चों, इंसुलेटर होना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी आपको जब वहां पे समझाऊंगा तो कॉन्सेप्ट नोट पॉइंट में मैं आपको नोट करवा दूंगा। ओके, आइए इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये बेसिक चार्ट फ्लो है। अब वन बाय वन हम लोग पढ़ते जाएंगे। पहला क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, थर्ड वन क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो वन बाय वन हम इसको कवर करते हैं। तो पहले क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो आइए पॉज करो, नोट करो फटाफट। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, तो यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना। आ जाओ बच्चों इधर देखो। तो पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो अभी बताया आपको हमने, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, इसमें मटेरियल क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, और इसमें डायरेक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी comes in contact with another charged or uncharged body, then
रीअरेंजमेंट ऑफ या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। तो चार्ज का क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन होता कैसे है वो देखते हैं। दो बॉडी में चार्जेज रीडिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू कैपेसिटीज ऑफ बॉडी। अब एक और नोट पॉइंट है कॉन्सेप्ट, अभी सब समझाऊंगा, पहले आप नोट कर दीजिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, until potential of both body become same। बोलोगे सर इसमें एक न्यू पॉइंट आ गया, बिल्कुल घबराइए नहीं, अभी इसको डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल और कहाँ गया कैपेसिटीज। ओके, तो आइए आगे। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या होगा। दो बॉडी हम लोग क्या करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है। या तो हम लोग टच भी कर सकते हैं, या फिर दो बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडक्टिंग वायर से हम लोग क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तब भी पॉसिबल है। लेकिन एक बॉडी उसमें चार्ज होनी चाहिए, दूसरी बॉडी चार्ज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो देखिए, एक बॉडी है मेरे पास ए, ठीक है, दूसरी बॉडी है मेरे पास बी, ठीक है। बी बॉडी क्या है, अभी फिलहाल न्यूट्रल है, अभी हमने क्या लिया है, न्यूट्रल लिया है। ए बॉडी पे मान के चलो कितना है, सपोज मैंने 6 चार्जेस ले लिए, कितने, 6 चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब आपने इसको क्या क्या कनेक्ट कर दिया। तो जरा बताना बच्चों, क्या आफ्टर द कनेक्शन बॉडी ए पे और बॉडी बी पे जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, क्या इक्वल होगा। वो कोई बोलेंगे सर यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, क्या ऐसा ही होगा। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ये इन दोनों की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। और वो कौन डिसाइड करता है, पोटेंशियल। ये जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा एक दूसरे बॉडी में। सर ये पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोग जरूर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको बस नोट में याद रखना है कि पोटेंशियल क्या होता है। अभी यदि हम लोग सिर्फ स्फीयर की बात करें, उसके लिए मैं लिख देता हूं। देखो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल और अनइक्वल दोनों हो सकता है, पॉसिबल है। ये कौन डिसाइड करेगा, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, या फिर दोनों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट ना कर ले। तो क्या होता है, यदि हम लोग स्फीयर की बात करें, स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर। यदि हम लोग एक स्फीयर यहाँ बनाए और इस पे मान के चलो प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर रख दिया है हमने, और इसका रेडियस कितना है इस मेटल स्फीयर का, आर। तो इसका पोटेंशियल दिया जाएगा के क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिए, V डिनोट करता है पोटेंशियल को, के अभी आप समझिए कांस्टेंट है। वैसे के क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। के क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। 1/4πε0 होता है, जो हम लोग देखेंगे आगे अभी। और Q क्या होता है, यहाँ पे चार्ज ऑन द बॉडी या सरफेस ऑफ द मेटल स्फीयर, और R क्या है इसका, रेडियस। तो जरा देखिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा तो दोनों का रेडियस तो अलग अलग हो सकता है ना। मान के चलो इसका रेडियस क्या है, R1, और इसका रेडियस क्या है, R2। इसका रेडियस क्या है, R1, और इसका रेडियस क्या है, R2। रेडियस तो अलग अलग हो सकता है। तो क्या पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डिफरेंट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। फिर बोलोगे सर इक्वल कब होगा, जब दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है, क्या हो, इक्वल हो, सेम मटेरियल हो, ठीक है, सेम मटेरियल या एंड सेम डायमेंशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। यदि मैं बोल दूं
आइडेंटिकल, बिल्कुल हर रिस्पेक्ट में क्या है, दोनों स्फीयर सेम है, दोनों का k सेम है, r सेम है, तो फिर क्या होगा, दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तब क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल, क्या आएगा बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल। सर फील नहीं आया, जो बोला चमका तो सही लेकिन मजा नहीं आया, फील नहीं आया। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, अपने को फील लेना है, तो इसके लिए हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। तो आइए फटाफट इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए और इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। तो देखिए हम लोग क्या किया, एक स्फीयर लिया हमने r, दूसरा स्फीयर क्या ले लिया हमने 2r रेडियस का, इस पे कितना चार्ज लिया हमने q चार्ज, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर से। तो सर पहले इसी कॉन्सेप्ट पे आप बता दो k q अपॉन r वाले पे, ठीक है। सपोज इसका पोटेंशियल क्या है VA और इसका पोटेंशियल क्या है VB। जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए तब तक चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। तो चलिए देखते हैं, A का पोटेंशियल मान के चलो A से चार्ज क्या हो गया, निकल गया। तो यहां से Q में से कितना निकाल दिया मैंने, स्मॉल q चार्ज निकल करके इस पे चला गया, यहां से स्मॉल q चार्ज निकल के B पे चला गया, तो इस पे कितना चार्ज आ गया, स्मॉल q। अब इसका पोटेंशियल हम लोग लिखते हैं VA, कितना आएगा K Q माइनस Q डिवाइडेड बाय R, और पोटेंशियल ऑफ B क्या आ जाएगा, K Q अपॉन R। बात आई समझ में। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। फटाफट सॉल्व करो, इनको लिख लिया है, बोलो आगे थोड़ा सॉल्व करो, ठीक है। आ जाओ इधर देखो, तो आ जाओ। जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर जुबां पर। ये देखो ये कट गया, ये क्या हुआ, के को मारे, ये खुपच खुपच, ये आर खुपच खुपच, खत्म। क्या बचा, सर ये क्यू से क्यू मार दो, हाँ ऐसे थोड़ी मारते हैं यार, ये ब्रैकेट में क्यू माइनस क्यू है। हाँ देखो इधर क्या आ गया, Q माइनस क्यू इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फटाफट सॉल्व करो, ये क्या आ गया, 2Q माइनस 2Q इक्वल टू Q। इसको उधर ले जाओ, 2Q इक्वल टू 3Q और स्मॉल q इक्वल टू क्या आ गया, 2Q बाय 3। तो देखो स्मॉल q की वैल्यू कितनी आई, 2Q बाय 3। अब यदि फाइनल यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये है अपना A जिसका है रेडियस R, और ये है अपना B जिसका रेडियस है 2R, A B, और ये हमने इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखा है। तो इस पे स्मॉल चार्ज Q आया था, देखो इस पे स्मॉल चार्ज Q आया था, तो इस पे कितना चार्ज आ गया, 2Q बाय 3। हाँ सर बिल्कुल मजा आ गया, अब तो आ गया। और इसमें क्या करेंगे, Q माइनस 2Q बाय 3, तो ये क्या आ जाएगा, Q माइनस 2Q बाय 3, तो ये कितना आ गया, Q बाय 3। तो ये देखो Q बाय 3, फिर मजा आ गया। अब जरा देखो पहले टोटल चार्ज कितना था, ओनली Q था, तो फाइनल भी टोटल चार्ज क्या रहना चाहिए, Q। तो ऐड कर लो, देखो आता ही नहीं आता, Q बाय 3 प्लस 2Q बाय 3 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। सर ये तो मजा आ गया, गजब हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से करना है, ये स्फीयर के लिए यूज होता है, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए फॉर्मूला, ठीक है। इस पे हम लोग और भी अल्टरनेट मेथड लगा सकते हैं, सर वही बता दो मजा आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, उसके लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। पहले इसको पॉज करो और नोट करो। जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, देखो ये रेडियस हमने कितना लिया R, दूसरे का रेडियस हमने कितना ले लिया, मान लो ये 2R, ठीक है। ये स्फीयर A, ये स्फीयर B, इस पे चार्ज हमने कितना ले लिया, 10 कूलम ले लिया, ठीक है। C हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, कूलम के लिए, ठीक है। 10 कूलम ले लिया, और दूसरे पे हम लोग क्या ले लेते हैं, मान के चलो 50 कूलम। कितना ले लिया हमने, 50 कूलम। एक पे 10 कूलम, दूसरे पे 50 कूलम, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, ओके वायर से कनेक्ट कर दिया, अब डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, ओके बात आई समझ में। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो दोनों पे, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने 2 ले लिया, तो किसी में से आप माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है,
जैसे मान के चलो आप A है, इसका रेडियस R, और ये दूसरा स्फीयर है B जिसका रेडियस है अपना कितना 2R, तो आप किसी भी स्फीयर में से माइनस कर लो, 10 माइनस क्या कर दो Q, यहां से माइनस क्यू का क्या मतलब, यहां से स्मॉल q चार्ज निकल के किसमें चला गया है, किसमें चला गया है बच्चों, B पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 प्लस Q आ जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस Q और यहाँ पे 50 प्लस Q। अब इन दोनों के पोटेंशियल लिखते हैं, तो क्या आएगा K Q, इस पे कितना चार्ज आ गया टोटल बोलो, के क्यू अपॉन आर, तो Q कितना है इसमें टोटल 10 माइनस Q, रेडियस कितना है R, इक्वल टू क्या कर देंगे K 50 प्लस Q डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 2R, ये लो काट दिया, क्या बचा 10 माइनस Q इक्वल टू 50 प्लस Q डिवाइडेड बाय 2, तो इधर देखो सन्नाटो 20 माइनस 2Q इक्वल टू 50 प्लस Q, तो बच्चों क्या करेंगे, इसको इधर रखेंगे, इसको इधर लाएंगे, 20 माइनस 50 इक्वल टू 3Q, यहाँ से Q इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 30 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या आ गया माइनस 10। ओहो ये तो गजब हो गया सर, माइनस हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख लेंगे, ये A है और ये क्या है B है अपना, तो इस पे कितना चार्ज था बच्चों 10 माइनस Q, 10 माइनस Q, और इस पे कितना था 50 प्लस Q, और Q की वैल्यू कितनी है माइनस 10, ये ध्यान रखना, कुछ चमका क्या, Q का वैल्यू क्या है माइनस 10, तो 10 माइनस माइनस 10, 10 माइनस माइनस 10, तो फाइनल कितना आया 20 कूलम, 50 प्लस Q की वैल्यू माइनस 10, तो ये कितना आया 50 माइनस 10 कितना आया 40 कूलम। सर ये तो गजब हो गया, बिल्कुल हो गया, ये जरा देखो दोनों पे फाइनल रीडिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, इस पे रहेगा 20 कूलम, इस पे रहेगा कितना 40 कूलम। ओके, आप किसी में से भी माइनस कर सकते हो, गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है, अरे चमका क्या, अरे हाँ ना बोलो, समझ में आया, आया तो नोट करो, फील आनी चाहिए भाई, समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आगे बढ़ना है, अपना फंडा है भैया, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर के हम लोग आगे बढ़ते नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्या और क्वेश्चन ले लूं, क्या ले लूं, एक हलवा टाइप क्वेश्चन, सोचो बोलो, क्या ले लूं, टाइप ले लूं एक क्वेश्चन इसी टाइप का, क्या तुम कर सकते, बोलोगे सर आपने वो वाला तो बताया नहीं, आप बोल रहे थे सर मेथड 2 भी लगा सकते हैं, तो बिल्कुल मेथड 2 बताता हूं, आ जाओ देखो मेथड 2, भाई अपन तो क्या करते हैं सवालों को कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो मेथड 2, मेथड 2 क्या होता है, ये बेसिक मैथ्स है एक तरह से समझो, आपके पास क्या है दो स्फीयर है, कैपेसिटी का रेशियो क्या है यहाँ पे देखो, एक का रेडियस R है दूसरे का 2R है, एक का रेडियस R है दूसरे का 2R है, तो होता क्या है रेशियो शेयर ऐसे लिखते हैं, समझा भी देता हूं, रेशियो शेयर किस तरह से रेशियो शेयर करेगा, यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 दोनों रेडियस का सम मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। अब ये है क्या सर, ये समझ में नहीं आया, ये फॉर्मूला क्या लिखते रहते हो सर, हमें पूरा फील नहीं आ रहा फॉर्मूला, बिल्कुल फील आएगा, बिल्कुल फील आएगा, कैसे आएगा, मान के चलो तुम्हारे पास क्या 10 रुपीज है, एग्जाम्पल के तौर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, यहाँ देखो 10 रुपीज है, आपके पास कितना है 10 रुपीज, बहुत हो गया, इतनी काफी है तुम्हारे लिए तो अभी, अब इसे हमें क्या करना है 2:3 के रेशियो में बांटना है, किसमें 2:3 के रेशियो में इसको बांटना है, 2:3 के, कैसे बांटेंगे आप, गेटिंग माय पॉइंट, देखो 2:3 के रेशियो में आपको बांटना है, आप क्या करोगे, एक फ्रेंड है, फ्रेंड ए है, मान के चलो एक बालक है, और ये क्या है सुंदर कन्या है, बालक को कितना मिलेगा 10 में से 2 मिलेंगे, और सुंदर कन्या को 10 में से 3 मिलेगा, रेशियो है ये, ऐसा नहीं कि 10 में से 2 रुपए बालक को 3 रुपए सुंदर कन्या को, तो पूरा कहाँ हुआ 3 + 2 5 ही रह गया। रेशियो में कैसे बांटेंगे, देखो 10 रुपए को मुझे बांटना है, तो क्या करेंगे रेशियो शेयर, रेशियो शेयर किसका लिखेंगे बालक का, इस बालक को कितना मिलेगा, देखो टोटल चार्ज कितना है, चार्ज की जगह हम लोग क्या लेंगे रुपीज, R1 प्लस R2 की जगह क्या हो जाएगा ये रेशियो 2:3 का, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय बालक का शेयर कितना है 2, तो ये कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाय 5 × 2, तो ये कितना आ गया ये 2 × 2 कितना 4, तो बालक को कितने मिलेंगे 4 रुपीज, और सुंदर कन्या को कितना मिलेगा
भाई 10, टोटल कितना है 10 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 की जगह 2 प्लस 3, तो कितना आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये कितना आ गया 10/5 इंटू 3, ये आया सर जी 6 रुपीज। भाई सुंदर कन्या को मिलेगा 6 रुपीज और बालक को मिलेगा भाई 4 रुपए। सर पार्सिलिटी कर दिया आपने, कोई बात नहीं, गर्ल्स फर्स्ट। तो इसको 6 रुपए मिलेंगे गर्ल्स को और बॉय को कितना मिलेगा 4 रुपए। क्या इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करके क्या मैं यहाँ पे बांट सकता हूँ? कर सकता हूँ। क्यों ऐसा कर पाया मैं? क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटीज इससे डिनोट होती है R से, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिंक कर लेंगे। तो पॉज करो, नोट करो, फिर मैं इसको इसी क्वेश्चन को, ठीक है, मैं इस मेथड से आपको सॉल्व करके बताता हूं। आ जाओ फटाफट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इसी मेथड से, फटाफट देखो। ए बी कितना पे था, ये R और B का कितना था 2R, इस पे कितना था 10 कूलम और इस पे कितना था 50 कूलम, और यहां से जोड़ दिया था हमने कनेक्टिंग वायर A B। तो यहां पे निकालते हैं किसका रेशियो शेयर, ए का रेशियो शेयर निकालते हैं ए के लिए। तो देखो कैसे निकालें, टोटल चार्ज कितना है बच्चों 10 प्लस 50, टोटल चार्ज में दोनों काउंट होगा, टोटल चार्ज में दोनों काउंट होगा, डिवाइडेड बाय रेशियो, टोटल रेशियो R1 प्लस R2 करना है, तो यहां पे क्या है R प्लस 2R मल्टीप्लाइड बाय ए का रेडियस कितना है R, तो कितना आ गया ए का चार्ज ऑन ए, क्या आ गया चार्ज ऑन ए, क्या आ गया 60 डिवाइडेड बाय 3R इंटू R, R ने R को मार डाला, क्या बचा 20 कूलम बचा। क्या चार्ज फॉर बी के लिए निकाल सकते हैं आप, सेम करेंगे 10 प्लस 50 डिवाइडेड बाय R प्लस 2R मल्टीप्लाइड बाय यहाँ क्या करेंगे 2R, क्या सॉल्व हो गया? अरे हुआ या नहीं हुआ? पहले सोचेंगे सर पूरा सॉल्व करो, तुम्हारा क्या जाता है, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये लोग बच खत्म, ये कितना आ गया 20, कितना आ गया 40 कूलम। क्या सेम आंसर आए? क्या ये मेथड आसान है? तो आपके पास दो मेथड है, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आपको जो आसान लगे, जो समझ में आए, जो फील आए वो कर सकते हैं। क्या फील आई, क्या मजा आया? दो मेथड, दो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिजिक्स में इसी तरीके से मैं डिफरेंट मेथड, शॉर्ट ट्रिक्स और आपको बताता रहूंगा, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट आसान तरीके, शॉर्ट ट्रिक्स, आपको खूब सारे कॉन्सेप्चुअल बातें मैं सिखाता रहूंगा। सर एक गाना गा दो, मिटाते मिटाते पिछली बार गा रहे थे, क्या है हमेशा गाएंगे क्या? इधर चलो एक लल्लू सा सवाल तुम कर दो। सर हमेशा पॉजिटिव लेके आप निकल जाते हो, है ना, आसान वाला कर ले तो हमें टफ वाला पकड़ा देते हो। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं हम लोग, ठीक है। एक एग्जांपल लो, मान लो इसका रेडियस कितना है 2R और इसका रेडियस हमने कितना ले लिया R, ठीक है। इस पे ले लिया हमने 70 कूलम और इसमें ले लिया हमने -10 कूलम और इसको कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया। अरे कुछ नहीं है, लल्लू टाइप सवाल है ये। देखो ये मान लो स्फीयर ए, ये स्फीयर बी, चार्ज एट ए, हमें तो यही लगाएंगे अभी मेथड 2, ठीक है। तुम चाहो तो मेथड 1 भी लगा लेना फिलहाल। तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज 70 प्लस -10, ये ध्यान रखना, माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे, 2R प्लस R और ए का कितना 2R। ये बच इधर आ जाओ फटाफट, ये कितना आ गया 60 डिवाइडेड बाय 3R इंटू 2R। सर चरखा चलाया बेवकूफ बनाया, सवाल तो उसी टाइप का है। ये देखो कितना आया 40 कूलम, रेडियस चेंज कर दिया था। चार्ज एट बी कितना आया, ये देखो वही टोटल चार्ज कितना है 60 डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस कितना 3R और बी का रेडियस कितना है R, ये देखो R खत्म, ये कितना बचा 20 कूलम। क्या बात है, इस समझ में? मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है, एकदम लल्लू टाइप है यार, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते अपन लोग, फालतू का है ना, वेस्ट नहीं करते। आ जाओ, बात आई समझ में? अब इस तरह का एक बात बताओ, इस तरह के कितने भी सवाल आ जाए, क्या तुम सॉल्व कर सकते? नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते सर, बाकी मास्टर ने तो हमें बताया नहीं था चार्जिंग बाय कंडक्शन में सारी बातें, तो यहाँ तो बता रहा हूँ ना तुम्हें, तो करते जाओ। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था आपके किसी मेडिकल एग्जाम में, ठीक है, चार्ज की वैल्यू कुछ और थी, देख लेना प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। और ये मेथड लगाना, फटाफट सीधा आंसर, सीधा एक लाइन में आंसर, फटाफट। ये क्या है, एक लाइन में आंसर, तो रैंक लाना, एकदम फोड़ मचाना है इस बार। बात आई समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ऐसा करते हैं, एक आधा और क्वेश्चन करा दो तो मजा आ जाए, फील आ जाए। तो ऐसा करो, इसको मिटाओ, फिर थोड़ा सा फील लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, थोड़ा सा फील लेते हैं।
एक और क्वेश्चन करते हैं तो मजा ही आ जाएगा। सर ये लो एक एग्जाम्पल। हाँ मास्टर जल्दी दो एग्जाम्पल, पढ़ते पढ़ते भूख लग गया है। सभी का रेडियस हम लोग सेम है, आर आर आर। देखो अभी जितने भी एग्जाम्पल्स ले रहा हूं ना सभी में के की वैल्यू सेम है। वो जो स्फीयर लिया था मैंने इससे पहले वो क्या था, उसमें के सेम था, अदरवाइज हम लोग नहीं लगा सकते थे। मटेरियल सेम था, बस रेडियस डिफरेंट था, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिकल स्फीयर है, ये क्या है आइडेंटिकल स्फीयर, ठीक है। इस पे कितना चार्ज लिया हमने प्लस क्यू, इस पे जीरो और इस पे माइनस क्यू। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखते हैं। आइडेंटिकल स्फीयर है, आइडेंटिकल है, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि स्फीयर आइडेंटिकल है तो हमने क्या कहा था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पे लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट, फॉर आइडेंटिकल स्फीयर क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 बाय 2, दोनों पे सेम चला जाएगा, दोनों की चार्ज शेयरिंग क्या होगी, सेम। सपोज एक स्फीयर है मेरे पास A और दूसरा स्फीयर है अपने पास B, तो आइडेंटिकल स्फीयर है। मान लो इसका चार्ज कितना है Q1 और इसका चार्ज कितना है Q2, तो फाइनल चार्ज ऑन A और फाइनल चार्ज ऑन B क्या आएगा, सेम आएगा, Q1 प्लस Q2 बाय 2, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, Q1 प्लस Q2 बाय 2। क्यों, रेशियो सेम है, रेशियो शेयर क्या है, सेम, R/R, R/R। बात आई समझ में। तो अब आपको इसमें क्या कहा गया, मतलब कि ऐसा करो, स्टेप 1 में ए को किससे टच करो, बी से। ए को किससे टच करना है, बी से, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, बिल्कुल आसान है। देखो ये ए, ये बी और ये सी, तो ए को किससे टच करना है, बी से, ए बी सी, तो हमें तो यही लगाना है Q1 प्लस Q2 बाय 2। तो अभी कौन कौन टच हो रहा है, ए बी, ए पे कितना चार्ज Q, बी पे कितना चार्ज 0, ए बी का टच है, तो क्या आ जाएगा Q प्लस 0/2, तो क्या आ जाएगा Q/2, तो यहां भी क्या रह जाएगा Q/2 और यहां भी चार्ज क्या रह जाएगा Q/2 और यहां पे चार्ज क्या रह जाएगा Q, माइनस Q लिया था ना, तो माइनस Q। अब जरा देखो स्टेप 2 में, आपको स्टेप 2 में क्या बोला कि भाई ऐसा करो, अब B को C से टच कराओ, B को C से टच करेंगे तो जरा देखो B पे अब कितना है Q/2, C पे अब कितना है -Q, तो Q1 प्लस Q2 देखते जाओ डिवाइडेड बाय 2, तो Q/2 और ये -Q कितना बचेगा, जरा बोलो, सोचो, Q/2 -Q कितना बचेगा, -Q/2। आधे लोगों को तो ये भी नहीं चमका होगा, सर ये कैसे किया, सर तुम्हारा क्या जाता है, कर ही दो ना, ये लोग कर ही देते हैं, अपना क्या जाता है, Q - 2Q डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आ गया -Q/2 और नीचे 2, -Q/2 इंटू 2 क्या आ गया -Q/4। तो फाइनल चार्ज क्या आ गया, ए पे, बी पे और सी पे कितना आ गया, ए पे तो रह जाएगा वही Q/2 क्योंकि ये तो टच में नहीं आया था, इस पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। बी और सी टच में आए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -Q/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -Q/4। अब इसी तरह यदि बोलता और ले सकते थे, स्टेप 3 भी ले सकते थे, चाहो तो ये आप खुद से करना। स्टेप 3 में क्या करते, सी को ए से टच करते, सी कितना है -Q/4, ए कितना है +Q/2 और ये डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2, तो यहां क्या बचेगा Q/4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा Q/8, पॉजिटिव आ जाएगा Q/8। तो ए पे कितना आ गया, बी पे कितना आ गया और सी पे कितना हो गया, तो सी और ए का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो ये क्या आ जाएगा Q/8 और इस पे भी क्या आ जाएगा Q/8 और इस पे क्या आ जाएगा -Q/4। अब यहां पे हम लोग एक बात समझते हैं लॉजिकली, इनिशियली ए पे कितना था Q, इनिशियली बी पे कितना था 0, सी पे कितना था -Q। अच्छा एक बात बताओ, क्या टोटल चार्ज 0 है, हाँ सर 0 है, इन तीनों को जोड़ दो Q + 0 -Q, ये मार दिया खत्म। तो नेट चार्ज तो सर इनिशियली 0 है, क्या फाइनल भी नेट चार्ज 0 है, बिल्कुल है। इसको ऐड करो आप यहाँ पे Q/8 -Q/4 +
q/8। क्या नेट जीरो आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल जीरो है। तो गजब हो गया, कमाल हो गया, मजा आ गया। चलो देखते हैं, धमाल मचाते हैं। देखो इधर ध्यान से। तो हमने समझा कि यदि आइडेंटिकल स्फीयर होगा तो दोनों के चार्ज को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, कहानी खत्म। यदि 3 होते तो तीनों को जोड़ देते, q1 प्लस q2 प्लस q3 डिवाइडेड बाय 3, एक साथ यदि टच करते तो। यहाँ पे फिलहाल दो दो करके टच कर रहे हैं हम लोग। इन दोनों को टच किया, ए से बी में टच किया, ए को बी से टच किया, तो यहाँ ये ए का चार्ज q1 हो गया और बी का चार्ज q2 हो गया। ए का चार्ज q1 कितना, यहां ध्यान देखें, q, और बी का चार्ज कितना था, 0। तो q प्लस 0, ए का चार्ज क्या है q, बी का चार्ज क्या है 0। तो क्या करेंगे, q प्लस 0/2, ये क्या आ जाएगा q/2। तो ए पे कितना हो गया q/2, बी पे भी क्या हो गया q/2, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ए बी दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, q/2। सी पे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि इसको टच में लाया नहीं गया है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या बोला कि बी से सी में टच करो मास्टर। तो मास्टर चला, ए को छोड़ देंगे, ए को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बी से सी, बी में कितना है q/2, सी में कितना है -q/2। तो q/2 प्लस -q/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आया, -q/4। तो बी और सी दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बी में कितना हो गया -q/4 और सी में कितना हो गया -q/4। ये जो पहले थी ना वैल्यू वो खत्म हो जाती है और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जाता है। तो तीसरे स्टेप में बोला मास्टर ऐसा करो, सी से ए में करो। ठीक है, तो करेंगे सी से ए में। सी में कितना है, यहां देखिए, सॉरी यहां देखिए, -q/4 और ए में कितना है q/2, -q/4 और q/2। तो -q/4 प्लस q/2 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया q/8। तो सी और ए का डिस्ट्रीब्यूशन अब चेंज हो जाएगा, जो पहले था, पहले कितना था q/2, वो चेंज क्या हो जाएगा q/8 में। सी में कितना था -q/4, अब चेंज होकर कितना हो जाएगा q/8। बी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां पे थर्ड स्टेप में बी में टच नहीं हुआ है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और ये सही है या नहीं है इसको चेक कर सकते हैं हम लोग। इनिशियल टोटल चार्ज इक्वल टू फाइनल टोटल चार्ज होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। आई यार बात समझ में बच्चों? अरे कुछ चमका या नहीं चमका, समझ में आया नहीं आया, फील आई नहीं आई? हाँ सर बिल्कुल आया। देखो टोटल चार्ज कितना, q - q 0, और इसको सब ऐड करो 0। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या हुआ, सही है। चलिए नोट कीजिए, इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। सेकेंड अपना मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या है अपना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में हमने बताया था और कंडक्शन में, ये दो बातों हमने क्या बताया था, ये डायरेक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। कंडक्शन भी क्या था, डायरेक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग था। उसमें दो स्फीयर को हम लोग क्या कर रहे थे, अभी टच कर रहे थे या फिर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है, और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा था। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, जरा बच्चों ने यहाँ देखो, if two bodies are in contact then due to friction some electrons will transfer from one body to another। ये हर किसी को पता है, आपने बेसिक अपने स्कूल टाइम में अपने बचपन के दिनों में क्या होगा, क्या करते होंगे आप, कंघे को लेके हेयर पे क्या करते होंगे आप, रफ करते होंगे, ठीक है, ड्राई हेयर। यदि आपका हेयर क्या हो, ड्राई हो, और आप कंघे से, प्लास्टिक का कंघा होता है, कंघा किसका होता है, प्लास्टिक का, उसको रब करते हैं आप, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि आपके हेयर क्या होते हैं ना, खड़े हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, ऐसा लगता है कि जैसे आप उसको लगा चट चट की आवाज भी आती है, जैसे आप इसे ऊपर लेने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हेयर उसके साथ थोड़ा सा टच होके बाहर आ रहा है नहीं आ रहा। फिर उसी कंघे को जब आप हाथों के स्किन पे लाते हैं, यहाँ पे जो हेयर होता है वो भी ऐसे खड़े होने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज सम चार्ज ओवर देयर, ठीक है, क्योंकि ये दो बॉडी क्या हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है। और ये दो बॉडी जो चार्ज हुई, यदि अट्रैक्ट कर रहा है, देखो कंघे जैसे आप हटाने लगते तो वो हेयर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब क्या है, कॉम्ब और हेयर दोनों अपोजिट नेचर में चार्ज हुए हैं। यदि कॉम्ब पॉजिटिव हुआ है तो हेयर निगेटिव हुआ है, और यदि हेयर पॉजिटिव हुआ है तो कॉम्ब निगेटिव हुआ है, तभी ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बात आई समझ में? या फिर आपने देखो कॉम्ब को ऐसे घस लेते थे आप, ठीक है, और फिर क्या करते थे बचपन में, पीस ऑफ पेपर, छोटे छोटे टुकड़ों को, पेपर के टुकड़े को वो क्या करता था, अट्रैक्ट कर लेता था, ठीक है। तो देयर इज समथिंग कि यहाँ पे जो भी चार्ज क्रिएट हो रहा है वो कपल फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है, आप खुद समझ सकते हैं कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में जा रहा है, तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो तो हो जाएगा निगेटिव चार्ज, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें चार्ज हमेशा कैसे फॉर्म में आएंगे, कपल फॉर्म में,
ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। इसमें चार्ज हमेशा कैसे आएंगे, कपल फॉर्म में। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास एक बॉडी क्या था, ए बॉडी था, दूसरा बॉडी क्या था, बी था, और इन दोनों को लाया और यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रिक्शन किया, ठीक है, रफ किया। तो ड्यू टू फ्रिक्शन आफ्टर जब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो सपोज बॉडी ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के किसमें चले गए, बॉडी बी में। तो बी में इलेक्ट्रॉन्स गए तो बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ए कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। होगा ही नहीं होगा। ए से यदि इलेक्ट्रॉन निकल के बी में गए हैं तो बी में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो बी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ए कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इनिशियली ए और बी दोनों कैसे थे, न्यूट्रल। देखो रफ किया, ए से इलेक्ट्रॉन निकला बी में गया, बी हो गया नेगेटिव, ए हो गया पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्यों हुआ, ए से ही इलेक्ट्रॉन निकल के बी में क्यों गया, बी से निकल के ए में क्यों नहीं गया। बात तो आता है ना सर। और हम लोग तो फिजिक्स बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं, बिल्कुल फील लेके। ऐसे तो सब मास्टर आ रहा है, सब यही बोल रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है सर, आप बताओ हमें। बिल्कुल बताएंगे, अपना काम ही यही है। कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझते। क्या होता है कि जब आप रफ करते हो तो जिसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होंगे, जिस मटेरियल का, जिस बॉडी का, सपोज ए का जो इलेक्ट्रॉन्स है ना थोड़ा लूजली बाउंड है, और बी का इलेक्ट्रॉन क्या है ना थोड़ा टाइटली बाउंड है, तो बी के इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेंगे, किसके निकलेंगे, ए के निकलेंगे। ए का इलेक्ट्रॉन निकल के किस में जाएगा, बी में जाएगा। तो इसी को हम लोग फिजिक्स के टर्म में क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। जैसे आप रफ करते हो तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के लिए, या फिर समझ लो ए से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लगाना पड़ा, और वहां पे आपने फ्रिक्शन के द्वारा एनर्जी लगाया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम लो वर्क फंक्शन बॉडी टू हाई वर्क फंक्शन बॉडी। जिस बॉडी का वर्क फंक्शन क्या होगा, लो होगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल के किस में जाएगा, बी में जाएगा। ठीक है, ए का वर्क फंक्शन यहाँ लो है तो ए से निकल के बी में जाएगा। अब ये वर्क फंक्शन क्या होता है सर, आप बहुत फिजिक्स वाले टर्म यूज करते रहते हो, बिल्कुल करना ही पड़ेगा आपको, ये सभी टर्म से फैमिलियर होना पड़ेगा। मॉडर्न फिजिक्स में इस टर्म का यूज है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे बॉडी ए के सरफेस से मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। यदि बी के सरफेस से मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो वहां भी कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। सपोज मान लो ये ब्लू मार्कर ए है और ब्लैक मार्कर क्या है, बी है। सपोज ए का क्या है, वर्क फंक्शन कम है, मतलब कम एनर्जी लग रहा है इसको, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। जब रफ करेंगे तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे ड्यू टू फ्रिक्शन। दोनों के बीच में क्या आएगा, इक्वल फोर्स आएगा जब रफ करेंगे। तो दोनों पे फोर्स तो इक्वल लग रहा है, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किनका इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होंगे और उसी का वर्क फंक्शन लो होता है। तो ए का वर्क फंक्शन लो है तो ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चला जाएगा, और ठीक है, तो बी पे कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव, और ए पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब एक लॉजिक समझो, यदि इन दोनों मटेरियल में से कोई भी एक कंडक्टर होता, ठीक है, तो क्या होता, जैसे ही आप इसको रफ कर रहे हैं, सपोज ए कंडक्टर होता, आपने रफ किया, ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में गया, लेकिन टच में है ना, ये दोनों टच में है। तो अभी हमने पढ़ा कि कंडक्टर यदि टच में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो या चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ए से निकल के बी में गया था, टच में था, फ्रिक्शन हो रहा था, टच में होना पड़ता है, तो ए फिर बी से निकल के ए में भी तो आ जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम इसमें क्या होना चाहिए, एक मटेरियल क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। कोई भी एक मटेरियल यदि इंसुलेटर है तो हो जाएगा, क्योंकि ए से इलेक्ट्रॉन निकल के जब बी में चले गए तो बी से फिर ए में ट्रांसफर नहीं होगा जल्दी, क्योंकि एक मटेरियल कम से कम इंसुलेटर होना चाहिए। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया सर, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सॉरी मिनिमम एक मटेरियल क्या होना चाहिए, वन बॉडी शुड बी इंसुलेटर। तो एक बॉडी यदि इंसुलेटर है कम से कम तो ये हो जाएगा, फ्रिक्शन के द्वारा हम लोग चार्जिंग कर सकते हैं, अदरवाइज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा और मुझे चार्ज बॉडी नहीं मिलेगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर होता है, फील आया, समझ में आया। वर्क फंक्शन क्या होता है उसको भी डिफाइन कर दिया। सर ये टेबल क्यों बना रखा है, ये भी समझा ही दो। बिल्कुल समझाते हैं। तो जरा देखो, अभी हमने एग्जांपल लिया था ड्राई हेयर एंड कॉम्ब का।
तो ड्राई हेयर से इलेक्ट्रॉन्स निकल के किसमें बोला था मैंने, कॉम में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ड्राई हेयर का वर्क फंक्शन क्या होगा, लो, इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन निकल के किसमें जाएगा, कॉम में। अब जरा समझते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। ये मैंने कुछ यहाँ पे पेयर्स आपको बना के दिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक अपने पास सब है। ठीक है, ग्लास रॉड से निकल के किसमें गया, सिल्क में, तो ग्लास रॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सिल्क रॉड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के इधर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जिसपे गए वो नेगेटिव। वुलन क्लॉथ, रबर, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब मैंने टेबल दे दिया है। इस साइड के मटेरियल से निकल के इसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने पेयर बना दिया है आपको। अब इसमें ऐसे लिखना चाहो तो सबसे मिनिमम इन सभी मटेरियल में सबसे मिनिमम वर्क फंक्शन किसका होता है, ग्लास का। वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास रॉड इज मिनिमम। सर एक और कॉन्सेप्ट आप बता रहे थे कि इसमें हमेशा चार्ज किसके फॉर्म में अपीयर होगा, कपल के फॉर्म में, तो लिख लो वो भी चाहो तो। इन दिस मेथड single type of charge not created. In this method single type of charge not created. तो इसमें क्या होगा, चार्ज क्रिएट या चार्जेस क्रिएटेड इन द कपल फॉर्म। कपल मतलब भाई जोड़ी, कपल मतलब क्या होता है, जोड़ी। चाहो याद रखने के लिए आपने क्या रखो, रब ने बना दी जोड़ी। तो रब मतलब रब करना, वो वाला रब है। ठीक है, जैसे आप रब करोगे दो मटेरियल को, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन करना चाहोगे तो चार्ज कैसे अपीयर होंगे, कपल फॉर्म में। एक में पॉजिटिव क्रिएट होगा तो दूसरे में नेगेटिव। तो ये था यहां तक की बात, इसको पॉज करो और नोट करो फटाफट। चलो समझ में आया आपको सारी बातें, जल्दी बोलो, आया नहीं आया समझ में, फील आया, मजा आया, कॉन्सेप्ट आया, समझ में क्लियर हुआ। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ। ठीक है, आप चाहो तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नहीं तो मैं, आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो, कॉल करो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो पूछो। ठीक है, हम लोग इसी तरह कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स सभी तरीके को हम लोग इसमें यूज करते जाएंगे, अपने लेक्चर्स में इंक्लूड करेंगे। कॉन्सेप्चुअल भी पढ़ेंगे, ट्रिक्स भी देखेंगे, और जो भी फीलिंग है बिल्कुल फिजिक्स को एकदम फील लेके हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए इसी तरीके से। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसमें बाकी है सब, तीसरा तो पढ़ाया ही नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अभी तक बिल्कुल आई होप कि एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, सभी चीजें फील आया होगा, मजा आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें और भी मजा लेके हम लोग पढ़ेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। सर आप मजे बहुत लेते हो, बिल्कुल 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 एंजॉय करके पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, क्योंकि टेंशन में पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, और फिजिक्स में मेरे क्लास में तो एकदम बिल्कुल चेहरे पे स्माइल होना चाहिए आते ही। ठीक है, ओपन किया तो होना चाहिए, मजा आ गया, क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हमेशा आपको स्माइल रखना है, कभी टेंशन नहीं लेना है, एंजॉय करके पढ़ना है, तभी पढ़ाई होगी। टेंशन वेंशन में रहोगे, डिप्रेशन में चलो जाए, गोली वोली खाओगे, निकल लोगे। ठीक है, तो डिप्रेशन में नहीं आना है, टेंशन नहीं लेना है। सभी लोग बैठ के परेशान हो रहे हैं और हमें स्टडी करके क्या करना है, फोड़ फाड़ मचाना है। ठीक है, धमाल करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।